सुनिएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2 पॉइंट हम बता चुके हैं। तीसरा पॉइंट आपका होता है तीसरा पॉइंट लिखे, देखिएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहला पॉइंट लिखवा चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब हो रहा है कि कितना एम्प्लॉय चाहिए, किस क्वालिफिकेशन वाला चाहिए, ये सब को क्या करना, प्लानिंग करना। ये हम लिखवा चुके हैं फर्स्ट वाला, किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, कितना एम्प्लॉय चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन वाला चाहिए, ये सबसे रिलेटेड जो प्लानिंग करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। समझ में आया किसको बोलते हैं। दूसरा देखिएगा, रिक्रूटिंग रिक्वायर्ड पर्सनल, इसका मतलब होता है रिक्रूटिंग रिक्वायर्ड, पहले हमने प्लानिंग किया, उसके बाद रिक्रूटिंग मतलब होता है एडवर्टीजमेंट करना, प्रचार करना, न्यूज़पेपर में आउट करना कि हमको इतना एम्प्लॉय चाहिए। पहले हमने प्लानिंग किया कि हमको कितना एम्प्लॉय चाहिए, 1000 एम्प्लॉय चाहिए। हमने क्या किया, वहाँ पर प्लानिंग किया। तब प्लानिंग करने से थोड़ी एम्प्लॉय आ जाएगा, नहीं ना। अब रिक्रूटिंग रिक्वायर्ड पर्सनल मतलब उसको अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, इसका मतलब न्यूज़पेपर में आउट किए, फैक्ट्री के गेट पर लगा दिए, अलग अलग हमने एडवर्टीजमेंट किया ताकि हमको इतना एम्प्लॉय चाहिए। अब आगे देखिएगा, सेलेक्टिंग क्वालिफाइड पर्सनल, इसका मतलब सुनते हैं ना, इसका मतलब होता है अप्लाई करना। जितना भी एम्प्लॉय अप्लाई कर दिया, जितना भी एम्प्लॉय क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसमें से हमने जो मेरा क्वालिफाइड एम्प्लॉय है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। रिक्रूटिंग मतलब होता है अप्लाई करना, जितना भी एम्प्लॉय अप्लाई किया उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग क्वालिफाइड पर्सनल। सबको समझ में आया। सेलेक्टिंग क्वालिफाइड पर्सनल मतलब जितना अप्लाई किया उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को क्या कर देना, सेलेक्ट कर लेना, इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग क्वालिफाइड पर्सनल। चलिए, पोटेंशियल एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना आप लोग, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग एंड डेवलपिंग सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय। फाइंडिंग एंड डेवलपिंग सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय। देखिए, आप लोग जानते हैं कि रिक्रूटमेंट करने के लिए जनरली 2 गो सोर्स होता है। कोई भी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करने के लिए कितना सोर्सेस होता है, सिर्फ 2। एक इंटरनल सोर्सेस होता है और दूसरा क्या होता है आपका, एक्सटर्नल। कोई भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के इंटरनल में क्या होता है, जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है उसी में से किसी को प्रमोशन कर दिए या नहीं तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये इंटरनल सोर्सेस हो गया। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, जैसे एडवर्टीजमेंट किए, बाहर से किसी कॉलेज से लाए, किसी यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉय को लाए, या गांव मोहल्ला से एम्प्लॉय को हमने क्या किया, लाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस। समझ में आ गया आप लोग को। तो देखिएगा, यही आपको फाइंडिंग एंड डेवलपिंग सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय। इसमें से ही देखते हैं ना, आर्मी के जो भर्ती होता है, सिलेक्शन जो इंडियन आर्मी के, उसी में से किसी को बेस्ट कैप्टन बनाया जाता है, किसी को जो उनका टीम मेंबर होता है वो बनाया जाता है। तो देखिए, एक बार सेलेक्ट करने के बाद जो जिसके लायक है उस तरह के उसको क्या करना, डेवलप करना। आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉय सुपरवाइजर के लिए बहुत अच्छा है तो उसको सुपरवाइजर का ट्रेनिंग देंगे। आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉय कंप्यूटर लगता है कि पहले से जाना है तो उसी में से कंप्यूटर के क्षेत्र में उसको डेवलप करेंगे। समझ में आ गया। तो सिलेक्शन करने के बाद उसको जहाँ पर कैरियर है उसके अकॉर्डिंग डेवलपिंग करना। समझ में आ गया। जिस फील्ड में लगता है कि एम्प्लॉय इस फील्ड में अच्छा कर देगा वो चीज़ में उसको क्या करना, डेवलप करना, जैसे ट्रेनिंग करना, एडवाइस देना, सारा चीज़ करना। इसको हम लोग बोलते हैं फाइंडिंग एंड डेवलपिंग सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय। जो इफेक्टिव एम्प्लॉय है, जो बेस्ट क्वालिफिकेशन वाला, जो उसके लायक है, उसको उसके अपने फील्ड में क्या करना, डेवलप करना। चलिए, इसको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। देखिए, इसका मतलब एक बार आपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, एक बार आपने प्लानिंग कर लिया, एक बार आपने रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और जो क्षेत्र में उसका रुचि है, जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, उसके वो आगे बढ़ाना। आगे बोल दिया सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। जितना ये इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। ये सेलेक्ट करने के बाद ये दोनों चीज़ आता है। अब जितना हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया उसमें से अब देखते हैं कि कौन वैसा एम्प्लॉय है जो बेस्ट, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला है। देखना, मान लें कि क्लास में इतना स्टूडेंट होता है, इसी क्लास में से किसी एक को मॉनिटर बनाया जाता था,
जो थोड़ा सा तेज तरार है, जो थोड़ा सा गार्डिंग कर सकता है, जो थोड़ा सा किसी को डांट भी सकता है, उसको क्या बनाया जाता था? मॉनिटर। इसी तरह से एक बार एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसी में से देखेंगे कि हमने 100 को सेलेक्ट कर लिया, उसमें से सर्च करेंगे कौन मेरा ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, वो आगे चल के हो सकता है मैनेजर को भी पोस्ट ले सकता है, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को क्या कर लेना, जैसे बड़े बड़े पोस्ट सबके लिए सेलेक्ट कर लेना, कि लगता है कि आगे चल के बहुत ईमानदार भी है, पैसा दे कहीं लोभी नहीं होता, तो उसको आगे चल के कैशियर भी बना सकते हैं। तो जो हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, उसमें से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को भी क्या कर देना, इफेक्टिव एम्प्लॉय को जो आगे चल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऑनर के बिहाफ में हैंडल कर सकता है, उसको क्या करना, सेलेक्ट करना। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसको लिख, अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट और ड्यूटीज लिखा गया, अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट एंड ड्यूटीज, जल्दी से लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि एक बार हमने एम्प्लॉय को सब सेलेक्ट कर लिया, सबको काम सब डिसाइड कर दिया, तो उसके बाद लास्ट में क्या किया जाता है, अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट और ड्यूटी। जिस काम के लिए जिसको अपॉइंट किए हैं उसको क्या कर देना, उस काम को अलॉट कर देना। समझ आ गया? काम को देने के साथ साथ उसको क्या दिया जाता है, ड्यूटी भी, आपका जिम्मेवारी क्या है। समझा? जहाँ भी आपका जॉब लगेगा ना, तो एक बहुत बार फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें बगल में रहेगा कि आपका राइट क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बगल में रहेगा कि आपका ड्यूटीज क्या है, क्या क्या आपके लिए जिम्मेवार हैं। समझ आ गया? तो देखिए, एक बार शायद सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में क्या किया जाता है, उसको पोस्ट दे दिया जाता है, किसका सुपरवाइजर का है, किसका लो कैटेगरी का है, किसका ऑफिशियल काम है, किसका कैशियर है, किसका ब्रांच मैनेजर, जो भी काम है उसको क्या करना, अलॉट करना। साथ साथ उसको क्या कर दे देना, उसको ड्यूटी भी दे देना, साथ साथ क्या कर देना, उसको ड्यूटी भी अलॉट कर देना। चलिए लास्ट पॉइंट, देखिए दो गो आपका सोर्सेस होता है, इंटरनल सोर्सेस, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस मतलब आपका होता है सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुनते हैं ना, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में समझ आ गया? इंटरनल सोर्सेस का मतलब होता है अपॉइंटमेंट एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉय एंड अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट टू एम्प्लॉय फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जब एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्सेस। सबको समझ में आ गया? इंटरनल सोर्स में मेनली दो ही चीज होता है, इसमें क्या होता है आपका, मेनली दो ही चीज होता है आपका। एक आपका होता है ट्रांसफर, एक क्या होता है, ट्रांसफर। एक जगह से या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। या इस डिपार्टमेंट से, मान लें कि एक ही बिल्डिंग है, एक ऊपर डिपार्टमेंट, एक थर्ड फ्लोर पर डिपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर पर, नीचे ग्राउंड फ्लोर को ट्रांसफर करके कहाँ पर कर दिए, ऊपर वाले विभाग में। तो इंटरनल में मेनली दो ही गो होता है आपका, एक होता है चाहे तो एक जगह से दूसरे जगह, एक काम से दूसरे काम में, या नहीं तो दूसरा किसका होता है आपका, प्रमोशन। मान लें कि छोटे एम्प्लॉय प्रमोट करके ऑफिसर बना दिए, प्रमोट करके कोई रिस्पॉन्सिबल उसका ड्यूटी दे दिए, मैनेजर बना दिए, कैशियर बना दिए। समझ आ गया? तो इंटरनल में जनरली दो ही चीज़ होता है, चाहे तो हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया उसको एक जगह से दूसरे जगह, या नहीं तो छोटे रैंक से बड़े रैंक पर कोई लेबर कैटेगरी का सुपरवाइजर बना दिए, सुपरवाइजर का डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिए, डिपार्टमेंट मैनेजर के मान लें कि ब्रांच मैनेजर बना दिए। समझ में आ गया? तो इंटरनल सोर्सेस सबको समझ में आ गया ना? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सेलेक्ट किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल। एक्सटर्नल तो नाम से ही पता चल गया, बाहरी स्रोत। व्हेन एम्प्लॉय आर सेलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाए, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। इसमें क्या आएगा, फैक्ट्री का गेट आएगा, फैक्ट्री के गेट पर लिख के साट देंगे जिसको काम करना आ जाओ। एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, न्यूज़ चैनल पर हमने बता दिया। इसके अलावा कॉलेज में जाके कैंपस से हमने कुछ कैंडिडेट को ले लिया, यूनिवर्सिटी से कर दिया। समझ में आ गया? जो लेबर यूनियन होता है उनसे कुछ स्टाफ कर दिए। तो ये सब एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सेलेक्ट करना। सबको समझ आ गया ना? चलिए एक टॉपिक पहले डाल लीजिए, मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स। चलिए लिखिएगा,
मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्स का देखिएगा, सबसे पहला मेरिट कहाँ पर होता है, सुनिएगा 2 मिनट। इंटरनल सोर्स का सबसे फर्स्ट होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। क्यों? हमको ट्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना होगा, उतना पहले के जैसा ट्रेनिंग। जैसे मान लें कि कोई, एक एग्जांपल, मान लें कि कोई बैंक का क्लर्क है, उसको प्रमोट करें, इसे तो पीओ के तो अलग से अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन बाय द वे यदि हम मान लें कि क्लर्क को हम प्रमोशन देना चाहते हैं, समझ आ गया, तो उतना उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लर्क पूरा जान रहा है कहाँ क्या हो रहा है, बस थोड़ा सा इंटरनल उसको बताना होगा। तो जब एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं ना, तो ट्रेनिंग बस थोड़ा सा देना होता है, 1-2 दिन में काम समाप्त। प्रमोशन भी यदि करेंगे ना, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से कोई बताने की जरूरी, एक तो समय कम लगता है, टाइम आपका एक्सपेंसिव भी कम होता है, ट्रेनिंग उतना देना नहीं पड़ गया, हमको समय के भी बर्बादी नहीं हुआ, समझा है, क्योंकि एम्प्लॉय तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही है। दूसरी बड़ी बात देखिए, एम्प्लॉय के मेंटल स्टेटस के बारे में हमको पहले से नॉलेज होता है, एम्प्लॉय किस कैटेगरी का है, एम्प्लॉय किस, मान लें कि कोई एम्प्लॉय 10 साल से आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बारे में सब जान गया होगा, उसका क्या स्थिति है, कब उसका माइंड क्या होता है, कब उसका माइंड कुछ और होता है, उसके बारे में पूरा हाव भाव का होता है, सही है कि गलत है। नए व्यक्ति को रखना मुश्किल होता है, समझ आ गया। लेकिन जो व्यक्ति पहले से है उस पर ट्रस्ट करना उतना दिक्कत नहीं होता है। ये समझ में आ गया। ये सब इसका क्या होता है, एक और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है, सुनते रहना, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मोटिवेशन। एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, मोटिवेशन आता है कि चलो हम अच्छा काम किए तो वो प्रमोशन हो गया, अगला बार से हम भी अच्छा करेंगे तो हम भी प्रमोशन होंगे। सारे एम्प्लॉय के बीच में क्या आता है, इंकरेजमेंट। माने कि इतना स्टूडेंट है, कोई अच्छा पढ़ा, पढ़ाई लिखाएगा, उसको बहुत अच्छा पोस्ट मिल गया, तो सब दिने रात पढ़ेगा कि देखो मेरा ही दोस्त आज कहाँ पहुँच गया, हम पता नहीं अभी यहाँ पर हम भी अच्छा पढ़ेंगे, हम भी पहुँचेंगे। तो इसमें एक मोटिवेशन भी बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, समझ में आया, मोटिवेशन भी होता है, इंकरेजमेंट होता है एम्प्लॉय के अंदर। चलिए लिखना है, देखिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्सेस। ध्यान से सुन लेना, इसका डिसएडवांटेज मतलब इसका कुछ कुछ कमियां भी है। क्या कमी है, सबसे ध्यान से पहला नंबर सुन लेना। सबसे बड़ा कमी है ना कि न्यू टैलेंटेड एम्प्लॉय आपके पास नहीं आ पाता है। मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपॉइंट करेंगे तो टैलेंटेड एम्प्लॉय आएगा, जो है बस वही में से कोई ना कोई रहेगा। आप सोचोगे कि न्यू टैलेंटेड एम्प्लॉय नए नए एक्सपीरियंस वाला आए तो नहीं पॉसिबल है, उसके लिए बाहर से रखना पड़ेगा। तो इसके लिए होता है, यदि अंदर से एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं ना तो टैलेंटेड एम्प्लॉय नहीं आता है। ये सबको समझ में आ गया। दूसरा इसका क्या होता है, सुनते जाना, फेवरेटिज्म की संभावना होता है। दूसरा पॉइंट, फेवरेटिज्म मतलब अपना जान पहचान वाले आदमी को प्रमोशन करेगा। ऑफिसर हैं, हमको लगता है कि चलो ये मेरा रिलेटिव है, 3 को ऑफिसर बना दिए। टैलेंट नहीं देखा जाता है, अपने परिचित व्यक्ति को प्रोमोट कर दिए, समझ आ गया। तो इसमें फेवरेटिज्म इसको बोले, अपना परिचित व्यक्ति को, अपना संबंधी व्यक्ति को क्या कर देना, प्रोमोट कर देना, समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, कभी कभी इंटरनल सोर्सेस को लेबर यूनियन विरोध करने लगता है। मान लें कि सब आदमी अंदर ही वाला एम्प्लॉय को रखेगा तो बाहर वाला तो बेरोजगार होते चल जाएगा, तो बाहर वाले को कौन रखेगा, समझ में आ गया ना। देखिए इसलिए मान लें कि 4 साल के इंडियन आर्मी को क्यों कर दिया गया, ताकि अनेकों आदमी को जॉब मिलता रहे, 4 साल पर रिटायर होते जाओ, सबको रखते जाओ, सब एक दिन बोलेगा कि हम नौकरी किए हैं, समझ में आ गया ना। तो देखिए इससे क्या होता है कि कभी कभी लेबर यूनियन ही लोग विरोध भी करने लगता है कि यदि आप फैक्ट्री के अंदर से ही अपॉइंट करोगे, समझ में आ गया, यदि कभी कभी फैक्ट्री के अंदर से अपॉइंट करोगे तो बाहर वाला व्यक्ति क्या करने लगता है, आपका विरोध करने लगता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं ना, लास्ट पॉइंट एक और इसका बहुत बड़ा डिमेरिट होता है। इंटरनल सोर्स में जब एक एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है ना, तो सेम रैंकिंग का दूसरे एम्प्लॉय भी विरोध करना शुरू कर देता है कि हम का उससे कम थे कि हमको विरोध प्रमोशन नहीं किया गया। ये कारण होता है कि कभी कभी फैक्ट्री छोड़ के भी संभावना होता है वो चला जाए। मान लें कि सब एक के रैंक का है, एक को प्रमोट कर दिया, 3 गो के नहीं किया, तो बाकी जो उसका 3 गो है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं समस्या खड़ा होता है कि काहे हम लोग को नहीं किया, इसको
प्रमोट किया। समझ में आ गया? तो ये सब इसका कुछ ना कुछ क्या है, डिमेरिट है, किसका? इंटरनल सोर्सेस का।